नमस्कार दोस्तों, बटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूं इतिहास, जिसमें हम देखेंगे हमारा चल रहा है गुप्त राजवंश। आज हम पढ़ेंगे गुप्त राजवंश की संस्कृति में भी हम देखेंगे उनका प्रशासन कैसा था, उनकी न्याय व्यवस्था कैसी रहती है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं गुप्त राजवंश की संस्कृति में। हम गुप्त राजवंश की संस्कृति देखें तो गुप्त युगीन जो सभ्यता व संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति करता है, जिस कारण विद्वानों द्वारा इस युग को क्लासिक युग व स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि हम देखेंगे गुप्त युग में गुप्त युगीन जो सभ्यता व संस्कृति है, इसके प्रत्येक क्षेत्र में क्या है? अभूतपूर्व प्रगति हमें देखने को मिलती है, जिस कारण विद्वानों द्वारा इस काल को स्वर्ण युग अथवा क्लासिक युग की संज्ञा दी गई है। गुप्त काल को किस युग की संज्ञा दी गई है, या स्वर्ण युग अथवा क्लासिक युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। तो गुप्त युगीन सभ्यता व संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, जिस कारण इस काल को क्या कहा जाता है? क्लासिक युग या स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके साम्राज्य की बात करें तो हम हिमालय से लेकर विंध्याचल तक, और अगर हम पश्चिम में देखें तो सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में बंगाल तक क्षेत्र इनका जो फैला हुआ था। साम्राज्य विस्तार हम देखेंगे, जैसे हम देखते हैं ये जो पूर्व का क्षेत्र है, उत्तर का क्षेत्र है, उत्तर में देखें, और इधर दक्षिण का क्षेत्र जो है, यहाँ पर पूर्व, और इधर पश्चिम दिशा है। उत्तर में हम देखेंगे हिमालय से लेकर दक्षिण में कहाँ तक? विंध्याचल तक। विंध्याचल जो पर्वत है दक्षिण क्षेत्र में, और यहाँ पर देखेंगे सौराष्ट्र, पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर गुजरात महाराष्ट्र के बीच एक क्षेत्र है सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक क्या था? या गुप्त साम्राज्य है, यहाँ तक फैला हुआ था। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर के कहाँ तक? पूर्वी बंगाल तक इनके साम्राज्य का विस्तार रहता है। अब इनकी शासन व्यवस्था हम देखें तो गुप्तों की जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था में देखेंगे हम दैवीय सिद्धांत प्रचलित था। राजतंत्र का दैवीय सिद्धांत प्रचलन में था। शासन व्यवस्था में देखिए तो राजतंत्र का दैवीय सिद्धांत गुप्त काल में प्रचलित रहता है, क्योंकि यहाँ के जो शासक हैं, गुप्त काल के जो शासक हैं, इनके द्वारा महाराजाधिराज परम भटारक और परमेश्वर की उपाधियां धारण की जाती थी, उपाधियों से वशीभूत होते थे। कौन सी उपाधियां? परम भटारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियां धारण करते थे। यानी परमेश्वर की उपाधि धारण करना और परम भटारक की उपाधि धारण करना, ये उपाधियां हमें किस ओर संकेत करती हैं? परमेश्वर, परम भटारकर आदि उपाधियां
यहाँ पर गुप्त वंश में एक दैवीय सिद्धांत प्रचलित होने की और संकेत करती हुई हमें प्रतीत होती हैं, जिससे पता चलता है कि इनका जो राजतंत्र दैवीय सिद्धांत प्रचलन में था। हम देखेंगे गुप्त वंश में, हम देखेंगे समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है। निवास करने वाला देवता कहा गया है। किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर राजतंत्र का दैवीय सिद्धांत प्रचलन में था। तो इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इनकी शासन व्यवस्था की बात चल रही है। जो गुप्त सम्राट होता था वह कार्यपालिका में सर्वोच्च था। कार्यपालिका का मुखिया या सर्वोच्च रहता है, कार्यपालिका में सर्वोच्च रहता है, तथा सम्राट ही मुख्य न्यायाधीश होता था। मुख्य न्यायाधीश सम्राट ही होता था। गुप्त राजवंश में हम देखेंगे युद्ध के समय सेना का जो संचालन है सम्राट स्वयं करता था। सम्राट स्वयं ही करता था। तथा शासन व्यवस्था में हम देखेंगे जो रानियां होती थी, इनका भी विशेष महत्व होता था। गुप्त काल में हम देखेंगे गुप्तकालीन रानियों का विशेष महत्व रहा है। कहाँ? गुप्त काल में विशेष महत्व रहता है, क्योंकि हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम था, जो इनकी पत्नी थी कुमार देवी, जिससे हम देखते हैं कि विवाह प्रकार के सिक्के मिलते हैं और इसका शासन में विशेष महत्व हमें नजर आता है। दूसरी है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन है? प्रभावती गुप्ता। कुमार देवी और प्रभावती गुप्ता का हमें शासन संचालन में योगदान भी इस काल में हमें देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि रानियों का भी शासन व्यवस्था में विशेष महत्व रहता है। थोड़ा फिर से हम देखेंगे, रिवीजन करेंगे इनका। गुप्त युगीन सभ्यता व संस्कृति के इस काल में हम देखेंगे प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होती है। हर क्षेत्र में प्रगति होती है गुप्त काल में, जिस कारण विद्वानों द्वारा इस काल को स्वर्ण युग कहा गया है, क्लासिक युग कहा गया है। क्लासिक युग किस काल को कहा जाता है? इतिहास में, प्राचीन इतिहास में हम देखें तो गुप्त युग को कहा जाता है। और स्वर्ण युग भी किसे कहा जाता है? गुप्त युग को ही कहा जाता है। इनके साम्राज्य विस्तार की बात करें तो हम ऊपर देखेंगे, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक, और पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में बंगाल तक इनका जो साम्राज्य है फैला हुआ था गुप्तों का। अब इनकी शासन व्यवस्था की हम देखें, शासन व्यवस्था पर चर्चा करें। इनकी शासन व्यवस्था कैसी रहती है गुप्त काल में? यहाँ पर राजतंत्र का दैवीय सिद्धांत हम देखेंगे। एक तो राजतंत्र रहता है इस काल में, और राजतंत्र का भी दैवीय सिद्धांत प्रचलित रहता है, क्योंकि यहाँ के शासक जो उपाधियाँ धारण करते थे, महाराजाधिराज की उपाधि, परम भटारकर की उपाधि तथा परमेश्वर की उपाधि, जिससे हमें राजतंत्र की दैवीय सिद्धांत की और संकेत करती हुई प्रतीत होती हैं ये उपाधियाँ। इन उपाधियों से पता चलता है कि यहाँ पर राजतंत्र का दैवीय सिद्धांत प्रचलित था। और दूसरा हमें देखने को मिलता है कि गुप्त वंश का जो साम्राज्य विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है। किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को, जो राजतंत्र के दैवीय सिद्धांत की ओर संकेत करता हुआ नजर आता है।
उसके बाद देखेंगे जो सम्राट है, शासन व्यवस्था में सम्राट है जो शासन संचालन की धुरी रहता है। इसमें हम देखेंगे कार्यपालिका का सर्वोच्च कहलाता था जो सम्राट होता था, मुखिया, सर्वोच्च मुखिया कार्यपालिका का सम्राट होता था, तथा मुख्य न्यायाधीश भी सम्राट रहता है इस काल में। इसके बाद हम देखें युद्ध के समय सेना का संचालन भी सम्राट स्वयं ही करता था। युद्ध के समय मुख्य सेना नायक होता था जो सेना का संचालन करता था, स्वयं सम्राट ही करता था। तो रानियों का भी इस युग में हम देखेंगे विशेष महत्व रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम की रानी या उनकी पत्नी कुमार देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता जो नागवंश की कुबेर नागा की पुत्री रहती है, जिसका विवाह वाकाटक नरेश के साथ किया जाता है। उसके पति की मृत्यु होने के बाद यहाँ पर जो प्रशासन का कार्य है वो कौन देखती है? प्रभावती गुप्ता। तो इस काल में स्त्रियों की दशा भी हमें अच्छी प्रतीत होती है तथा इनके द्वारा शासन में या प्रशासन के संचालन में हमें विशेष योगदान देखने को मिलता है। इसके बाद देखेंगे हम सामंतवाद का उदय। इस काल की प्रमुख विशेषता रहती है कि इस काल में सामंतवाद का उदय हो चुका था। क्या? उदय हो चुका था। और फिर से यहाँ पर एक केंद्रीय सत्ता का हमें देखने को, जब गुप्तों के प्रवर्ती शासक आते हैं तो इनके समय सामंतवाद का बोलबाला हो जाता है। सामंतवाद के उदय की बात करें तो हम गुप्त शासक समुद्रगुप्त के द्वारा अधीनस्थ राजाओं के प्रति जो नीति अपनाई गई वह उत्तरदायी थी। समुद्रगुप्त के द्वारा अधीनस्थ राजाओं के प्रति अपनाई गई नीति सामंतवाद के लिए उत्तरदायी रहती है। तो इस काल के हम सामंत देखेंगे। जो सामंत होते थे या अधीनस्थ राजा थे, वह महाराज की उपाधि धारण करते थे। महाराज की उपाधि धारण करते थे तथा इनकी स्वयं की सेना होती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सामंतवाद में जब सामंतवाद का वर्चस्व यहाँ पर बढ़ने लगता है गुप्त काल के अंतिम समय में, तो केंद्र में हम देखेंगे केंद्रीय सत्ता में हमें अभाव देखने को मिलता है। केंद्रीय जो सत्ता है वो कमजोर होने लगती है और अधीनस्थ राजाओं का बोलबाला शुरू हो जाता है। वो विद्रोह यानी स्वतंत्र होना शुरू कर देते हैं, जो गुप्त काल के पतन का मुख्य कारण बनता है। तो इसके बाद हम देखेंगे जैसे इस प्रकार से उस समय का भारत रहता है, उस समय के भारत की ये उस समय का भारत है, उस समय का भारत है मान लीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे समुद्रगुप्त द्वारा उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया जाता है। उत्तर भारत को तो अपने अधीन कर लिया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत को परास्त करता है। यहाँ के 9 शासकों को वो परास्त करता है, लेकिन दक्षिण और उत्तर भारत में हम देखेंगे तो काफ़ी दूरी रहती है। यहाँ पर काफ़ी किलोमीटर की दूरी हमें देखने को मिलती है, जिससे इनको अपने नियंत्रण में रखना मुश्किल होता है। तथा समुद्रगुप्त इन राजाओं से क्या लेता था? कर या भेंट या उपहार प्राप्त करता था समुद्रगुप्त तथा यह स्वतंत्र एक सामंत के रूप में उसके अधीन शासन करते थे। तथा समुद्रगुप्त की इसी नीति को सामंतवाद का कारण माना जाता है। सामंतवाद का कारण माना जाता है। समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण भारत को जीतकर उन राजाओं से टैक्स वसूल किया जाता है तथा उनको अपने अधीनस्थ रखा जाता है। जो समुद्रगुप्त की यह नीति है वो सामंतवाद के उदय का कारण बनती है, इसके लिए उत्तरदायी बनती है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे जब प्रवर्ती शासक है, जो कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त के बाद के शासक हैं, उनकी स्थिति ऐसी नहीं रहती जैसे कि समुद्रगुप्त की रहती है। उनके समय यही अधीनस्थ राजा हैं जो आसपास के या शासक रहते हैं सीमांत क्षेत्र के, जिनको गोप बोला जाता है, वो भी स्वतंत्र होना शुरू कर देते हैं। तो इसके बाद देखेंगे हम अमात्य। अमात्य क्या थे? प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी अमात्य कहलाती थी, अमात्य कहलाती थी। तथा यह शासन संचालन में राजा के सहयोगी थे, यानी कि सम्राट के सहयोगी होते थे, शासन संचालन में राजा की सहायता करती थी। और अमात्य हम देखें तो राज परिवार से भी होते थे, जो कुमार होते थे या युवराज होते थे, इनको भी अमात्य चुना जाता था। जैसा कि हमने देखा है कि गुप्त काल में राजा के बाद या सम्राट के बाद युवराज ही, जो युवराज होता है, पूर्ण रूप से उत्तरदायी था। पूर्ण रूप से देखेंगे हम, उत्तरदायी रहता है शासन संचालन में, यानी राजा और सम्राट के बाद पूर्ण रूप से युवराज ही शासन संचालन में उत्तरदायी रहता है। हमने देखा है भीतरी स्तंभ लेख में हमें इस बात का उल्लेख मिलता है। जब कुमारगुप्त के समय हम देखते हैं, कुमारगुप्त के समय क्या होता है? पुष्यमित्रों का आक्रमण होता है। पुष्यमित्रों का आक्रमण होता है। किसके समय होता है? कुमारगुप्त के समय होता है। तब इनका मुकाबला करने के लिए, इन्हें खदेड़ने के लिए किसे भेजा जाता है कुमारगुप्त द्वारा? स्कंदगुप्त को भेजा जाता है, जो पुष्यमित्रों को परास्त करता है, इन्हें खदेड़ता है। जिससे भी पता चलता है कि राजा और सम्राट के बाद पूर्ण रूप से शासन संचालन में कौन उत्तरदायित्व होता था? युवराज होता था। तथा इस युवराज को अमात्य के पद पर भी चुना जाता था। फिर से हम देखेंगे सामंतवाद का युग, शासन व्यवस्था हमारी चल रही है। देखेंगे शासन व्यवस्था में हम देखेंगे सामंतवाद का गुप्त युग में उदय हो चुका था। इसके लिए समुद्रगुप्त के द्वारा अपनाई गई अधीनस्थ राजाओं के लिए अपनाई गई नीति है जो उत्तरदायी रहती है। इतिहासकार हैं, उनके द्वारा गुप्त युग में समुद्रगुप्त के द्वारा अपनाई गई अधीनस्थ राजाओं के प्रति जो नीति है उसे के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो यहाँ पर केंद्रीय सत्ता का हमें अभाव देखने को भी मिलता है इस युग के इस काल में। तो सामंतवाद या अधीनस्थ राजा होते थे, वो महाराज की उपाधि धारण करते थे। इस युग में हम देखेंगे सामंत या अधीनस्थ राजा थे, वो महाराज की उपाधि धारण करते हैं। और केंद्रीय सत्ता का अभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। विकेंद्रीकरण फिर से विकराल रूप लेने लगता है, जिस कारण गुप्त वंश का पतन होना शुरू हो जाता है, जो एक प्रमुख कारण रहता है। इसके बाद देखें हम अमात्य। अमात्य एक प्रशासनिक अधिकारी होते थे। एक प्रशासनिक अधिकारियों का एक विशेष वर्ग होता था। यह विशेष वर्ग के उच्च अधिकारी होते थे तथा राजा के शासन संचालन में उसका सहयोग करते हैं तथा युवराज को या राजकुमारों को भी इस पद के लिए चुना जाता है। तो इसमें हम देखेंगे राजा या सम्राट के बाद पूर्ण रूप से उत्तरदायी कौन होता था? युवराज होता था, जिसकी जानकारी हम देखें जो इस बात से स्पष्ट होता है कि पुष्यमित्रों का आक्रमण होता है कुमारगुप्त के समय, जिसका प्रतिरोध करने के लिए, जिसे खदेड़ने के लिए स्कंदगुप्त को भेजा जाता है, जिसकी जानकारी हमें गुप्त काल के भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। तो फिर से हम देखेंगे सामंतवाद का उदय है जो गुप्तों के पतन का प्रमुख कारण रहता है, क्योंकि समुद्रगुप्त के द्वारा हम देखेंगे दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जीता जाता है तथा इस क्षेत्र के जो शासक हैं उन्हें अपने
अधीनस्थ कर लिया जाता है और इनसे टैक्स वसूल किया जाता है और यहाँ पर शासन संचालन वो स्वयं करते हैं, जो एक कारण रहता है सामंतवाद के उदय का। इतिहासकार इसे मानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गुप्तकालीन केंद्रीय अधिकारी। गुप्तों का जो केंद्रीय अधिकारी वर्ग रहता है, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कुमारामत्य और महाबलाधिकृत। विनय स्थिति स्थापक। फिर उसके बाद दंडपाशिक। फिर महाप्रतिहार और भटाशवपति। कुमारमत्य है, जो कुमारमत्य होते थे, यह गुप्तकालीन उच्च पदाधिकारी रहते हैं। उच्च पदाधिकारी गुप्तकालीन उच्च पदाधिकारी क्या कहलाते थे? कुमारमत्य कहलाते थे। और महाबलाधिकृत या महासेनापति किसे कहा जाता था? जो सेना का मुख्य सेनापति होता था या सेना विभाग का प्रधान कहेंगे हम। उसके बाद देते हैं विनय स्थिति स्थापक। धर्म से संबंधित मामलों की देखभाल करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? विनय स्थिति स्थापक कहलाता था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान रहता है। पुलिस विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? गुप्त काल में दंडपाशिक कहलाता था। महाप्रतिहार राजमहल के रक्षकों का जो प्रधान अधिकारी रहता है वो क्या कहलाता था? महाप्रतिहार कहलाता था। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? केंद्रीय अधिकारी हैं जो गुप्त काल के। और भटाशवपति किसे कहा गया है? जो घुड़सवार सेना का प्रधान अधिकारी रहता है, उसे क्या कहा गया है? भटाशवपति कहा जाता था। और इस काल में हम देखेंगे मंत्रियों के लिए जो सैनिक शिक्षा है वो अनिवार्य रहती है। मंत्रियों के लिए, जो मंत्री होते थे उनके लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य थी। ऐसे हम देखें इनके मुख्यमंत्री देखें तो समुद्रगुप्त के समय हम देखेंगे, समुद्रगुप्त के समय हरिसेन का विशेष महत्व रहता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन रहता है? वीरसेन साव, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विशेष मंत्री रहता है। उसके बाद हम देखेंगे कुमारगुप्त के समय वत्स भट्टी इनका मंत्री रहता है। वत्स भट्टी के द्वारा मंदसौर प्रशस्ति की रचना की जाती है तथा हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की जाती है। अगर हम देखें चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो वीरसेन है साव है, इसके समय उदयगिरी का जो गुहा लेख है वो उत्कीर्ण करवाया जाता है। फिर से हम देखेंगे, इनका रिवीजन करेंगे।
केंद्रीय अधिकारी तंत्र है जो, उसमें हम देखेंगे कुमारामात्य, जो इस काल के उच्च पदाधिकारी रहते हैं। कुमारामात्य गुप्तकालीन उच्च पदाधिकारी होते हैं और अधिकारियों का जो प्रशासनिक अधिकारियों का एक विशेष वर्ग रहता है। महाबलाधिकृत, इसे महासेनापति भी कहा जाता था। यह सेना का मुख्य सेनानायक होता था, मुख्य सेनापति होता था। विनय स्थिति स्थापक, धर्म से संबंधित मामलों की देखभाल करने वाला जो प्रमुख अधिकारी होता था वो विनय स्थिति स्थापक कहलाता था। और दंडपाशिक, पुलिस विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? दंडपाशिक कहलाता था। और महाप्रतिहार, राजमहल के रक्षकों का प्रधान, जो राजमहल है, राजमहल के रक्षकों का प्रधान था, वो क्या कहलाता था? महाप्रतिहार। भटाश्वपति, घुड़सवार सेना का जो प्रधान रहता था वो भटाश्वपति कहलाता था। यहाँ पर हम देखेंगे अश्व, भटाश्व, अश्व शब्द से हमें पता चलता है कि यह घुड़सवारी से या घोड़ों से संबंधित रहा होगा। तो गुप्त राजवंश में हम देखेंगे जो इनके मंत्री होते थे, इनके लिए भी सैनिक शिक्षा अनिवार्य होती थी। तो इनके कुछ मंत्री हम देखेंगे। समुद्रगुप्त के समय हरिसेन रहता है, जिसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हम देखेंगे वीरसेन साव, जिसके द्वारा उदयगिरी गुहालेख उत्कीर्ण करवाया जाता है। तथा कुमारगुप्त के समय वत्स भट्टी, जिसके द्वारा मंदसौर प्रशस्ति की रचना की जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों इनका जो शासन का संचालन है उसमें देखेंगे इनका जो साम्राज्य होता था, केंद्रीय सत्ता होती थी, उसके बाद प्रांत, जिला और ग्राम इस काल की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई रहती है। केंद्र के बाद हम देखेंगे जो प्रांतीय शासन है, प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। तथा इसका जो प्रमुख रहता है भुक्ति का या प्रांत का प्रमुख या मुखिया क्या कहलाता था? उपरिक। इसके लिए उपरिक शब्द का प्रयोग किया गया है। जो भुक्ति का प्रमुख रहता था, जो प्रांतपति होता था, उसके लिए उपरिक शब्द काम में लिया गया है। तथा इसके लिए हम देखेंगे जो प्रांतपति होता था, उपरिक होता था, वो या तो राजकुमार होता था या राजघराने से संबंधित या अपने राजवंश से संबंधित कोई अधिकारी रहता है। राजवंश से संबंधित या राजकुमार ही इस पद पर स्थित रहता है। और एक गोप शब्द का उल्लेख भी हमें मिलता है। गोप क्या था? सीमांत प्रदेश होते थे, जो सीमांत प्रदेश का प्रमुख या प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? प्रधान या प्रमुख क्या कहलाता था? गोप कहलाता था। गोप कहलाता था। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो जिला है, जिला को क्या कहा गया है? विषय। जो प्रांत है उसे भुक्ति कहा गया है तथा इस भुक्ति को किसमें बांटा गया है? विषयों में बांटा गया है, जो वर्तमान के जिला के समान था। तथा इसका मुखिया होता था, जो प्रमुख होता था, वो क्या था? विषयपति होता था। तथा इस पद पर हम देखेंगे विषयपति के पद पर अमात्य, जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, अमात्य इस पद पर आसीन होते थे। कभी कभी अमात्य भी हमें इस पद पर आसीन होते हुए नजर आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम रहते हैं। तथा ग्राम का जो मुखिया था, ग्राम का मुखिया या तो ग्रामणी कहलाता था, ग्रामणी या महत्तर ग्राम का मुखिया होता था। और
ग्राम प्रशासन चलाने के लिए, ग्राम का प्रशासन है, जो प्रशासन है, इसके संचालन के लिए क्या होती थी? ग्राम सभा। ग्राम प्रशासन चलाने के लिए ग्राम सभा होती थी, तथा इस ग्राम सभा को पंचमंडली के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम और मिलता है, जनपद। पंचमंडली, मध्य भारत में पंचमंडली तथा बिहार में इसे जनपद के नाम से जाना जाता था। फिर से हम देख लेंगे यहाँ पर केंद्र में शासन कौन करता था? सम्राट करता था। तो प्रांतों में प्रांतपति होता था, उसे उपरिक कहा जाता था। यानी जो प्रांतों को उस गुप्त युग में भुक्ति कहा गया है, तथा भुक्ति का जो प्रधान है वो क्या कहलाता था? उपरिक कहलाता था। और इस पद पर या तो राजकुमार आसीन होते थे या राजवंश से संबंधित कोई व्यक्ति उपरिक के पद पर होता था, जो एक प्रांतपति का पद था। फिर देखेंगे गोप। सीमांत प्रदेश का जो मुखिया था वो गोप कहलाता था। वर्तमान का जिला है वो उस समय विषय था। भुक्ति को विषय में बांटा गया, प्रांतों को विषय में बांटा गया, जिसका मुखिया विषयपति कहलाता था। इस पद पर अमात्य भी आसीन होते थे। यहाँ पर हम देखेंगे नगर प्रशासन की बात करें तो नगर प्रशासन की भी हमें जानकारी मिलती है। नगर प्रशासन में हमें जो नगर प्रशासन का मुखिया है उसे पुरपाल कहा जाता था। तथा एक शब्द अवस्थिक भी मिलता है हमें। अवस्थिक शब्द का उल्लेख भी हमें एक जगह पर मिलता है। ये जो अवस्थिक था यह धर्मशालाओं का पर्यवेक्षक था। नगर प्रशासन की बात करें तो नगर प्रशासन का जो मुखिया था वो पुरपाल कहलाता था। तथा एक शब्द अवस्थिक मिलता है जो धर्मशालाओं का पर्यवेक्षक होता था, उसे क्या कहा जाता था? अवस्थिक कहा जाता था। इसके बाद देखेंगे हम विषय के बाद आता है ग्राम। लेकिन इस ग्राम और विषय के मध्य हम देखेंगे, इस ग्राम और विषय के मध्य हमें पेट नामक एक इकाई मिलती है। पेट जो कई गांवों का या ग्रामों का समूह होती थी। कई ग्रामों का समूह पेट कहलाता था। यहाँ पर हम देखेंगे विषय के बाद देखें तो उसे यहाँ पर रखा जाएगा। कई ग्रामों के समूह से विषय या पेट बनता था, तथा पेट के अधीन अंतर्गत देखेंगे हम कई ग्राम आती थी। हम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या रहती है? गुप्त काल में ग्राम रहते हैं, तथा ग्राम सभा द्वारा इनका जो शासन का संचालन है वो होता है। तथा ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था या फिर महत्तर कहलाता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामणी या महत्तर कहलाता था। तथा प्रशासन संचालन ग्राम सभा करती थी, जिसे 2 भागों में बांटा गया। इसके 2 नाम हमें और मिलते हैं, एक तो जनपद और पंचमंडली। जनपद बिहार में और पंचमंडली किसे कहाँ पे कहा जाता था? मध्य भारत में इसे पंचमंडली कहा गया। इसके बाद हम देखेंगे गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था। गुप्त काल की जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था कैसी रहती है? सर्वाधिक जो मनुस्मृतियाँ हैं उनकी रचना, सर्वाधिक जो स्मृति ग्रंथों की रचना किस काल में होती है? गुप्त काल में होती है। सर्वाधिक स्मृति ग्रंथों की रचना कहाँ पर होती है? इस गुप्त काल में होती है। तथा इन्हीं स्मृति ग्रंथों से हमें गुप्त काल में न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। न्याय व्यवस्था की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इन्हीं स्मृति ग्रंथों से मिलती है। यहाँ पर हम देखते हैं गुप्त काल की जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था
उदार रहती है। हम देखेंगे जो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था है वह कठोर रहती है, उसमें दंड कठोर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ की मौर्यों के प्रति अगर गुप्त वंश की न्याय व्यवस्था देखें तो यहाँ पर हमें उदारता देखने को मिलती है। इनके जो न्याय व्यवस्था है, इनका जो दंड व्यवस्था है, उसमें उदारता बरती जाती थी, जिसमें हम देखेंगे फायान भी उदार दंड व्यवस्था का उल्लेख करता है, उदार दंड व्यवस्था का उल्लेख करता है। और इन स्मृतियों से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है, जिससे हमें मृच्छकटिकम में एक कथा मिलती है। मृच्छकटिकम ग्रंथ है शूद्रक का। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम में हमें पता चलता है एक चारुदत्त नामक ब्राह्मण था, जो एक वैश्य का कार्य करता था। एक वैश्य का कार्य यानी एक व्यापारी वर्ग से था। ब्राह्मण था लेकिन व्यापारी का कार्य करता था। उसके द्वारा चारुदत्त हत्या का आरोपी सिद्ध होने पर भी उसे कठोर दंड नहीं दिया जाता। आरोपी सिद्ध होने पर भी, हत्या का आरोपी होने पर भी उसे कठोर दंड नहीं दिया जाता, जिससे पता चलता है कि गुप्त युग में जो न्याय व्यवस्था है वो उदार रहती है। तथा इनके अभिलेखों से गुप्त युगीन जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों से महादंड नायक, सर्वदंड नायक और दंड नायक शब्द मिलते हैं। दंड नायक शब्द हमें देखने को मिलते हैं तथा इनका प्रयोग न्यायाधीश के लिए किया गया है। मुख्य न्यायाधीश के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता था, जिसकी जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। हम फिर देखेंगे गुप्त वंश में जो गुप्त काल है, इस काल में दीवानी और फौजदारी अपराधों से संबंधित कानून की जानकारी हमें पहली बार कहाँ से मिलती है? इस गुप्त काल में मिलती है। जानकारी गुप्त काल में मिलती है। और फिर हम देखेंगे यहाँ का जो न्यायालय था गुप्त काल में, न्यायालय के लिए अधिकरण मंडप शब्द काम में लिया गया है। और यहाँ का जो न्यायाधीश था, न्यायाधीश को अधिकरणिक या अधिकरणीय कहा गया है। फिर से हम यहाँ पर देखेंगे, रिवीजन कर लेंगे थोड़ा इसका। न्याय व्यवस्था थी गुप्त काल में। हम देखते हैं सर्वाधिक जो स्मृति ग्रंथ हैं, सर्वाधिक स्मृति ग्रंथों की रचना गुप्त काल में होती है तथा इन्हीं स्मृति ग्रंथों से हमें न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। गुप्त काल में जानकारी देने वाले, न्याय व्यवस्था की जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन से रहते हैं? स्मृति ग्रंथ रहते हैं। तथा यहाँ पर हम देखेंगे न्याय व्यवस्था यानी दंड व्यवस्था उदार रहती है, जिसकी जानकारी हमें अभिलेखों से भी मिलती है। तथा चीनी यात्री फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत यात्रा पर आता है, उसके द्वारा ही बताया जाता है कि गुप्त युग में जो उदार दंड व्यवस्था का प्रचलन रहता है। तथा मृच्छकटिकम एक ग्रंथ है, शूद्र की रचना है मृच्छकटिकम, जिसमें एक चारुदत्त नामक ब्राह्मण जो एक वैश्य का कार्य करता था, यानी कि एक व्यापारी का कार्य करता था, उसे हत्या का आरोपी सिद्ध होने पर भी दंड नहीं मिलता। तथा बार बार राजद्रोह करने पर हम देखेंगे बार बार
राजद्रोह करने पर उसका दाहिना हाथ काट दिया जाता था। बस जो बार बार राजद्रोह होता था या कोई व्यक्ति राजद्रोह करता था तो उसका दाहिना हाथ काट दिया जाता था। और अभिलेखों से हमें महादंडनायक, सर्वदंडनायक तथा दंडनायक नामक शब्द मिलते हैं जो मुख्य न्यायाधीश के लिए उपयोग किए गए हैं। तथा गुप्त काल की एक और विशेषता है, यहाँ पर हम देखेंगे दीवानी और फौजदारी अपराधों से संबंधित जो कानून है, जो विधि है, हमें सर्वप्रथम इसकी जानकारी में कहाँ पे मिलती है? गुप्त काल में ये अपने विकसित रूप में आ जाता है। और जो न्यायालय है, न्यायालय के लिए अधिकरण मंडप शब्द काम में लिया गया है। यानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? अधिकरण मंडप कहा गया है न्यायालय को। और जो न्यायाधीश था उसे अधिकरणिक कहा जाता था। गुप्त काल में न्यायाधीश के लिए अधिकरणिक शब्द काम में लिया गया है। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक तो पूग और एक कुल, जो कि न्याय की समितियाँ होती थी, उसके बारे में हम देखते हैं। पूग व कुल, ये क्या थी? दो समितियाँ रहती हैं, गुप्त काल की समितियाँ। जो न्याय करने की समितियाँ हैं, न्याय करने की समितियाँ रहती हैं, एक तो पूग और दूसरी कुल। पूग में हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे विभिन्न जातियों के लोगों की जो समिति है, यहाँ पर देखेंगे हम एक ही गांव में हम देखेंगे विभिन्न जातियों के लोगों के लिए जो समिति कार्य करती है उसे पूग कहा गया है। तथा एक ही जाति से संबंधित जो समिति है उसे क्या कहा गया है? कुल कहा गया है। एक ही जाति से संबंधित न्याय करने वाली जो समिति है उसे क्या कहा गया है? उसके लिए कुल शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन जो पूग है वह विभिन्न जातियों के लोगों के लिए न्याय करने वाली ये क्या थी? समिति थी, जिसे पूग कहा गया है। तो इसी के लिए ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।